Imagine you are sitting in the examination hall, you read a question and suddenly feel, यार ये कहीं तो देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। और इसी जगह यूपीएससी हम सबको ट्रैप करता है, क्योंकि यूपीएससी न्यूज़ को डायरेक्टली नहीं पूछता, वो पूछता है न्यूज़ के पीछे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट। और इसीलिए ये सीरीज बनी है। वेलकम बैक टू कैन यूपीएससी आस्क दिस, जहाँ हर करंट अफेयर को हम सिर्फ न्यूज़ की तरह नहीं बल्कि एक यूपीएससी कॉन्सेप्ट की तरह देखते हैं। अगर आप पहली बार ये सीरीज़ देख रहे हैं तो पहले के 3 एपिसोड ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने एपिसोड 3 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे तो वीडियो के एंड तक ज़रूर रुकिए, क्योंकि आज हम उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। न्यूज़ नंबर 1। With reference to stars, consider the following statements. A blue straggler star appears hotter, brighter, and younger than the other stars in the same star cluster. A binary star system consists of two stars orbiting a common center of mass. Mass transfer between stars in a binary system can occur when one star expands beyond its Roche lobe. Which of the statements given above is or are correct? देखने में ये एक टफ एस्ट्रोनॉमी का सवाल लग रहा है, बट आज की न्यूज़ समझने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स और उनके इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की। उन्होंने एक ब्लू स्ट्रैगलर स्टार को एक पुराने स्टार के क्लस्टर के अंदर बनते हुए ऑब्जर्व किया, और इस डिस्कवरी ने एक पुरानी साइंटिफिक थ्योरी को एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे दिया है। अब इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए 20 साल बाद आप अपने एक स्कूल रियूनियन में गए। आपके सारे क्लासमेट्स लगभग सेम एज के लग रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन अचानक एक दोस्त ऐसा दिखता है जैसे वो सबसे 20 साल छोटा हो। ऑब्वियसली आप सोचेंगे ये हुआ कैसे। एस्ट्रोनॉमर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक स्टार क्लस्टर में सारे स्टार्स एक ही गैस और डस्ट क्लाउड से बनते हैं। इसका मतलब सबकी एज लगभग सेम होनी चाहिए, लेकिन साइंटिस्ट को कुछ स्टार्स ऐसे मिले जो बाकी सबसे ज्यादा हॉट, ब्राइट और यंग दिखते थे। इन्हें नाम दिया गया ब्लू स्ट्रैगलर स्टार। कई सालों तक साइंटिस्ट को सिर्फ एक थ्योरी पता थी, हो सकता है ये स्टार्स नए ना हो बल्कि इन्होंने किसी और स्टार से फ्यूल ले लिया हो, और इसी थ्योरी को इस डिस्कवरी ने प्रूव किया है। ये ब्लू स्ट्रैगलर एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ द बाइनरी स्टार सिस्टम, यानी दो स्टार्स एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से एक स्टार इतना एक्सपैंड हो गया कि वो अपने रोश लॉब बाउंड्री के बाहर चला गया, और जैसे ही उसने ये बाउंड्री क्रॉस की, उसका मैटर दूसरे स्टार की तरफ ट्रांसफर होने लगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं मास ट्रांसफर। जिस स्टार को ये एक्स्ट्रा मास मिला वो और ज्यादा हॉट और ब्राइट हो गया और देखने में बिल्कुल यंग लगने लगा। इसको एक फोन से कंपेयर कीजिए। अगर एक फोन की बैटरी खत्म हो रही हो और आप उसे पावर बैंक से चार्ज कर दें तो फोन नया नहीं बन जाता, ठीक है, उसको सिर्फ एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। ब्लू स्ट्रैगलर के साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ। नया स्टार नहीं था, उसने सिर्फ अपने कंपेनियन स्टार से एक्स्ट्रा मास ले लिया है। और इसी वजह से ये डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार साइंटिस्ट को इस थ्योरी का डायरेक्ट एविडेंस मिला है। लेकिन यूपीएससी के लिए स्टार का नाम या फिर टेलीस्कोप याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि ब्लू स्ट्रैगलर क्या होता है, ओके, बाइनरी स्टार सिस्टम क्या होता है, रोश लोब क्या होता है, और मास ट्रांसफर क्या होता है। ओके, ये चीजें हमें याद रखनी है। यूपीएससी जनरली इसी लेवल के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है। एक एग्जामिनर हिंट देता हूं, जब भी स्पेस रिलेटेड कोई भी न्यूज आए, हेडलाइन मत याद कीजिए, उसके पीछे का साइंस रिवाइज कीजिए। जैसे कि स्टेलर एवोल्यूशन हो गया, बाइनरी स्टार सिस्टम्स हो गए, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, एक्सोप्लैनेट्स, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स। यूपीएससी को कॉन्सेप्ट ज्यादा पसंद है, हेडलाइंस नहीं, ठीक है। अब दोबारा क्वेश्चन देखिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्या आप करेक्ट आंसर्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? डू कमेंट।
आज के आंसर्स मैं रिवील नहीं करूंगा, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अब चलते हैं आज की दूसरी स्टोरी में। न्यूज नंबर 2। With reference to the forest rights in India, consider the following statements. The Forest Rights Act 2006 recognizes both individuals and community forest rights of the scheduled tribe and other traditional forest dwellers. Community forest resource rights empower local communities to protect, regenerate, and manage forest resources. Only the central government has the authority to recognize community forest resource rights under the Forest Rights Act. Which of the statements given above is or are correct? देखते हैं। आज की न्यूज उड़ीसा से है, ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे है वो यूपीएससी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये न्यूज में क्यों आया? रिसेंटली उड़ीसा के कंधमाल डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कंधमाल डिस्ट्रिक्ट, इनमें से 7 विलेजेस को कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स टाइटल्स मिले, ठीक है, किसके अंडर? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंडर। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो अब इन विलेजेस को लीगली अपने ट्रेडिशनल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट, मैनेज और सस्टेनेबली यूज करने का अधिकार मिल गया है। नाउ डू नॉट मेमोराइज द डिस्ट्रिक्ट और द नंबर ऑफ विलेजेस, इंस्टेड आस्क योरसेल्फ व्हाई वाज द फॉरेस्ट राइट एक्ट नीडेड इन द फर्स्ट प्लेस। इसको समझिए। कई ट्राइबल कम्युनिटीज सदियों से फॉरेस्ट में रहती आ रही थी। उनकी जिंदगी, उनका खाना, फ्यूल, मेडिसिनल प्लांट्स और लाइवलीहुड सब कुछ फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, मॉडर्न फॉरेस्ट लॉज के बाद भी इन कम्युनिटीज के पास उन फॉरेस्ट पर कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं था। यानी जेनरेशन से वहां रहने के बाद भी लॉ ऑफिशियली उनके राइट्स रिकॉग्नाइज नहीं करता था। ओके, इसी हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करने के लिए आया फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इस एक्ट ने शेड्यूल ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के फॉरेस्ट राइट को लीगल रिकॉग्निशन दिया, ठीक है। अब इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, ठीक है, या फिर सीएफआर राइट्स। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक गांव कई जनरेशन से एक जंगल की देखभाल कर रहा है। अगर लॉ उस जंगल का राइट सिर्फ एक इंसान को दे दे, एक इंडिविजुअल को दे दे, तो बाकी के कम्युनिटीज जो थे उनका क्या होगा? उनका रोल तो खत्म हो जाएगा। लेकिन सीएफआर राइट्स जो है वो क्या कहता है? पूरे कम्युनिटी को मिलकर उस फॉरेस्ट को कंजर्व, रीजनरेट और मैनेज करने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। यानी ओनरशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को, ओके। और इसी वजह से कंजर्वेशन भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। आज की न्यूज़ से लीगल रिकॉग्निशन के बारे में है, लेकिन यूपीएससी के लिए याद रखिए ये कॉन्सेप्ट्स। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 क्यों लाया गया? इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स में डिफरेंस क्या है? कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेस राइट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनेंगे। एक एग्जामिनर्स हिंट, जब भी फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी न्यूज आए सिर्फ न्यूज मत पढ़िए, साथ में रिवाइज कीजिए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, ओके, ग्राम सभा का रोल, फिर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, प्रोटेक्टेड एरियाज और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। यूपीएससी एनवायरनमेंट और गवर्नेंस को साथ में लिंक करके क्वेश्चंस बनाना उसे बहुत पसंद है, ठीक है। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्या आपका आंसर वही है या चेंज हो गया? कमेंट कीजिए। अब चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी स्टोरी में। क्वेश्चन नंबर 3। With reference to nutrition and public health, consider the following statements. Overnutrition is also a form of malnutrition. Front of pack labeling is intended to help consumers quickly identify the nutritional quality of the packaged foods. Non-communicable diseases are caused only by infectious microorganisms.
विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? लेट्स सी। तो पहली नज़र में ये एक हेल्थ पॉलिसी का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यूपीएससी यहाँ टेस्ट कर रहा है कि न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल डिजीजेस का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली इंडिया को रिकमेंड किया गया है कि हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट, जो कि HFSS फूड्स पर एक हेल्थ टैक्स लगाया जाए। साथ ही पैकेज फूड पर फ्रंट ऑफ पैक यानी FOP लेबलिंग को मैंडेटरी बनाया जाए। इसका ऑब्जेक्टिव है ओबेसिटी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी NCD, इन दोनों को कंट्रोल किया जाए। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो यूपीएससी बार बार पूछ सकता है। जब हम मैल न्यूट्रिशन सुनते हैं, हमको अक्सर लगता है कि इसका मतलब सिर्फ कम खाना होता है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। मैल न्यूट्रिशन के दो फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, मैल न्यूट्रिशन के दो फॉर्म्स होते हैं। पहला है अंडर न्यूट्रिशन, जो कि हाँ कम खाने के लिए होता है, और एक है ओवर न्यूट्रिशन, ज्यादा खाना या फिर ज्यादा गलत खाना, उसे ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है। अंडर न्यूट्रिशन तब होता है जब बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जबकि ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है? जब जरूरत से ज्यादा कैलोरीज, फैट, शुगर या सॉल्ट मिलता है, तब हम उन्हें ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसी वजह से ओबेसिटी और कई लाइफस्टाइल डिजीज डेवलप होते हैं। आज इंडिया एक डुअल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन फेस कर रहा है। एक तरफ अंडर न्यूट्रिशन भी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ ओबेसिटी और डाइट रिलेटेड इश्यूज भी रैपिडली बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं फ्रंट ऑफ लेबल पैकेजिंग की। सोचिए, आप सुपरमार्केट में खड़े हैं और दो पैकेट्स चिप्स के सामने हैं तुम्हारे पास। ठीक है, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन पीछे छोटे छोटे लेटर्स में लिखी होती है। सच बताइए, कितने लोग उसे पढ़ते हैं? ऑलमोस्ट कोई नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। पैकेट के फ्रंट पर ही सिंपल वार्निंग्स या न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स दिए जाते हैं, ताकि कंज्यूमर एक नज़र में हेल्दियर चॉइसेस कर सके। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है हेल्थ टैक्स। आइडिया बहुत सिंपल है। अगर अनहेल्दी फूड थोड़ा महंगा हो जाए तो लोग उसका कंजप्शन कम कर सकते हैं। ठीक है, इसी अप्रोच को दुनिया के कई कंट्रीज अपने पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज में अक्सर यूज करते हैं। अब इन सब एफर्ट्स का फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी कि NCD, इसको रिड्यूस करना है। ठीक है, ये वो डिजीजेस हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड नहीं होती, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कुछ टाइप के कैंसर्स। इनका रिलेशन ज्यादातर लाइफस्टाइल, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी से होता है। तो याद रखिए, आज की न्यूज़ सिर्फ एक हेल्थ टैक्स के प्रपोजल के बारे में नहीं है। ये न्यूट्रिशन, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज के कॉन्सेप्ट्स को समझने की न्यूज़ है। और यूपीएससी एग्जैक्टली इसी तरह के करंट अफेयर्स को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में कन्वर्ट करता है। एक एग्जामिनर्स हिंट, जब भी हेल्थ से रिलेटेड कोई न्यूज़ आए, रिकमेंडेशन या रिपोर्ट याद मत कीजिए, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए। जैसे कि मैल न्यूट्रिशन हो गया, अंडर न्यूट्रिशन वर्सेस ओवर न्यूट्रिशन, HFSS फूड जो कि हाई इन फैट, शुगर एंड सॉल्ट फूड्स हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, न्यूट्रिशनल पॉलिसीज, ये सब रिवाइज कीजिए। ठीक है, यूपीएससी फैक्चुअल न्यूज़ से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। अब एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट कर इनकरेक्ट है? कमेंट कीजिए। आज तीनों के क्वेश्चंस मतलब आज के 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब टाइम आ गया है चेक करने का कि पिछले एपिसोड में आपका स्कोर कितना था। हम 3 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दिए थे। देखते हैं सिर्फ सही ऑप्शन ही नहीं बल्कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था? विथ रेफरेंस टू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहला,
The objective of FCRA is to regulate the acceptance and utilization of foreign contributions by certain individuals and organizations. ये तो बिल्कुल करेक्ट है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट यानी FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव और यूटिलाइज करने को रेगुलेट करता है, स्पेशली सर्टेन इंडिविजुअल्स और एसोसिएशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. ओके, ये वाला सही हो गया. देखते हैं सेकंड वाला. अंडर FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशंस कैन बी एक्सेप्टेड विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन इफ दे आर मेंट फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस. इनकरेक्ट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना FCRA के प्रोविजंस को फॉलो किए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकती. इसके लिए रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन जरूरी होती है, तो ये गलत हो गया. स्टेटमेंट 3 क्या बोलते हैं? सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ FCRA रजिस्ट्रेशन डज नॉट नेसेसरीली इंप्लाई दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज कमिटेड अ क्रिमिनल ऑफेंस. करेक्ट. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का FCRA रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिल हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है. कई बार ये सिर्फ रेगुलेटरी या कंप्लायंस इश्यूज के वजह से भी हो सकता है. ठीक है, तो ये वाला करेक्ट है. तो ऑप्शन कौन सा हो गया? बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं. विथ रेफरेंस टू द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं. लेट्स सी. A geographical indication identifies a product whose quality, reputation or other characteristics are essentially attributable to its geographical origin. ये बिल्कुल करेक्ट है. ओके, GI टैग उन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है जिनकी क्वालिटी, रेप्यूटेशन या खास कैरेक्टरिस्टिक्स उनके जियोग्राफिकल ओरिजिन से जुड़ी होती है. ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? A GI tag grants the exclusive right to manufacture the product only to the government. ये इनकरेक्ट है. ओके, GI टैग गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग राइट्स नहीं देती. ठीक है, ये सिर्फ उस जियोग्राफिकल रीजन के ऑथराइज्ड प्रोड्यूसर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. ओके, स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड मैन्युफैक्चर गुड्स कैन ऑल रिसीव अ GI टैग इन इंडिया. ये करेक्ट है. इंडिया में GI प्रोटेक्शन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और मैन्युफैक्चर गुड्स सबको मिलता है. ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ हमारा? बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. विथ रेफरेंस टू एक्सोप्लैनेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एन एक्सोप्लैनेट इज अ प्लैनेट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टार अदर देन द सन. करेक्ट. एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होता है जो हमारे सन के अलावा किसी और स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता है. सो दिस वंस करेक्ट. Second statement, direct imaging is one of the methods used to discover exoplanets. ये भी करेक्ट है. डायरेक्ट इमेजिंग एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर करने की एक मेथड है. ये चैलेंजिंग जरूर है लेकिन उसे की जाती है. दैट्स करेक्ट. ऑल एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर्ड सो फार lie within the मिल्की वे गैलेक्सी. ये भी करेक्ट है. अब तक जितने भी एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर हुए हैं वो सब मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही मिले हैं. अभी तक किसी दूसरी गैलेक्सी में एक्सोप्लैनेट्स कंफर्म नहीं हुआ है. सो ऑल 3 आर करेक्ट. ऑप्शन डी. तो बताइए आपका स्कोर कितना रहा? अगर तीनों सही हुए तो बहुत बढ़िया. अगर कुछ गलत हो गए तो टेंशन मत लीजिए. इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ आंसर्स याद करने में नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट समझाने में है, क्योंकि एग्जाम हॉल में कॉन्सेप्ट्स ही आपको सही आंसर तक पहुंचा सकते हैं. ठीक है, तो दोस्तों आज के एपिसोड में हम 3 कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए. एक तरफ हमने स्टार्स और स्टेलर रेवोल्यूशन को समझा, फिर बात की फॉरेस्ट राइट एक्ट और कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स की, और आखिर में समझा न्यूट्रिशन, HFSS फूड और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का कॉन्सेप्ट. अगर आपने नोटिस किया हो तो तीनों स्टोरीज बिल्कुल अलग थी, लेकिन यूपीएससी के लिए एक चीज कॉमन थी, न्यूज नहीं, उसके पीछे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट. और इसी माइंडसेट के साथ करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो सिर्फ फैक्ट्स याद नहीं रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रांग होंगे. अब आपकी बारी है. कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स की लिखिए. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. और सिर्फ ऑप्शन मत लिखिए, ट्राई टू रीजन इट एज वेल, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ आंसर नहीं, सिर्फ सही आंसर नहीं ढूंढता, सही अंडरस्टैंडिंग डिमांड करता है. ठीक है, इफ यू लाइकिंग दिस फॉर्मेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द करंट अफेयर्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए. I'll see you in the next episode with 3 more important current affairs and 3 more conceptual questions. Until then, keep learning, keep questioning, and always ask yourself, can UPSC ask this? Goodbye.